हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। हम आपको उत्तर प्रदेश के बारे में अवगत करा रहे थे, जो आपकी परीक्षाओं को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। तो आज का हमारा जो विषय है उत्तर प्रदेश की, उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के परिवहन एवं संचार, और इसके बाद जो भी टॉपिक होगा उसको हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे क्या है कि जैसे ही वीडियो आए आपको, क्योंकि आपकी तैयारी में अब बहुत कम समय बचा है और इस समय आपके गुमराह होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या है कि आप उस पर जाके और उसको जितना अच्छा समय दें, जितना नियमित तैयारी करें, वही अब आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम अपने विषय को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो विषय है वो उत्तर प्रदेश का परिवहन। तो उत्तर प्रदेश के परिवहन की बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला। दूसरा किसका है? तो दूसरा महाराष्ट्र का, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 2004 में हुआ था, ठीक है। जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय इनका गठन किया गया था। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन 2001 में हुआ था। प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग नेशनल NH2 है, ठीक है। प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग का मतलब ये है कि जो प्रदेश से होकर गुजरता है, ठीक है, क्योंकि ये तो बंगाल से आके और जम्मू कश्मीर तक जाता है, लेकिन जो प्रदेश से होकर गुजरे उसे हम क्या कहेंगे? सबसे लंबा राजमार्ग NH2। देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, तो यह को याद ही होगा, अभी अखिलेश यादव जी इसका बहुत प्रचार करते रहते हैं, ठीक है। उनके शासनकाल में बना था। तो जो लोग भी थोड़ा भी न्यूज के अपडेट होते होंगे, तो जब भी अखिलेश यादव जी कभी किसी उसमें आते हैं तो उनको आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात वो जरूर करते हैं, बोलते हैं कि इसको मैंने बनवा दिया। तो ये सबसे लंबा भी है, इसकी चर्चा में हमेशा बना रहता है, जिसके क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में कब हुई है? 1972 में। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम पुल की स्थापना कब हुई? 1973 में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर था, अभी नहीं, ठीक है, ये पहले था। लखनऊ से मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन 2013 में, ये भी अखिलेश सरकार में हुआ था, ठीक है। लखनऊ मेट्रो का व्यवसाय संचालन प्रारंभ 5 सितंबर 2017 से योगी जी की सरकार में, और रेल संरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ, ठीक है। इसका मुख्यालय भी कहां पे है आपका? लखनऊ में। इसके करते हैं, यहां से आपको बार बार क्वेश्चन आता है। राज्य में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में चली प्रयागराज से कानपुर। प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क कितना है? 9167 किलोमीटर। प्रदेश में और देश में प्रथम भी है। प्रदेश में 15 मई 1927 को बस सेवा प्रारंभ की गई, लखनऊ से बाराबंकी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई कितनी है? 340.82 किलोमीटर। लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना हुई थी 27 नवंबर 1975 को। अयोध्या से जनकपुर नेपाल के मध्य बस सेवा कब शुरू हुई? मई 2018 से। पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल स्थित है आगरा में। आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया है, यहाँ पे म्योरपुर सोनभद्र में। ये एक सीमेंट कंपनी है और किसने अपना निजी हवाई अड्डा कहाँ पे बनाया है? म्योरपुर में। कहाँ बनाया है? म्योरपुर सोनभद्र, क्योंकि सोनभद्र में पत्थर, कोयला, सीमेंट के बहुत सारे फैक्ट्रियां हैं। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है राहुलपुर में। कहाँ पे? वाराणसी में। प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 2 अप्रैल 1938 को हुई। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा शुरू हुई इलाहाबाद से नैनी के मध्य। कहाँ से हुई? इलाहाबाद से लेके नैनी के मध्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए नैनी, क्योंकि यहाँ से भारत की मानक रेखा भी जाती है। जो मानक रेखा है भारत की, वो भी कहाँ से गुजरती है? नैनी से, ठीक है। फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज अमेठी,
ठीक है, कहाँ पे है? फुर्सतगंज अमेठी। अब बात करते हैं जनगणना की। यहां से आपको 1-2 क्वेश्चन तो आने ही आने। उत्तर प्रदेश की जनगणना से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में आपको ऊपर बताया था 19,98,12,341। जो देश की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 16.51। राज्य की कुल जनसंख्या पुरुषों का प्रतिशत 52.29, महिलाओं का प्रतिशत 47.7। एक का याद कर लेंगे, दूसरा का 100 से माइनस करके निकाल देंगे। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 77.73। एक को याद कर लेंगे, शहरी निकल आएगी। तो शहरी जनसंख्या कितनी हो गई? 22.27। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले सबसे ज्यादा प्रयागराज में, दूसरे नंबर पे मुरादाबाद में और तीसरे नंबर पे गाजियाबाद में। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले जो सबसे कम महोबा में, फिर चित्रकूट में, फिर हमीरपुर में। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर चौड़ा, 1 किलोमीटर लंबा, फिर 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, ऐसे हम चौकोर जगह बनाएं, उसमें कितने व्यक्ति रहते हैं तो उसे कहते हैं घनत्व। क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा है। 829 बहुत ही ज्यादा है। आपको हैरानी होगी, कुछ हमारे यहाँ राज्य ऐसे हैं जिनका 19 भी है, ठीक है, जिनका 19 भी है। तो उत्तर प्रदेश पे जनसंख्या का बहुत दबाव है, बहुत जनसंख्या के मामले में बहुत बड़ा राज्य है और इसमें संसाधनों की कमी हमेशा इसलिए रहती है कि यहाँ पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा है, खाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं कमाने वालों की अपेक्षा में, या बोल सकते हैं कि संसाधन को प्रयोग करने लोग ज़्यादा हैं संसाधनों की अपेक्षा में। दूसरा है 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या घनत्व में वृद्धि कितनी हुई? 139। 139 कितने व्यक्ति बढ़ गए? 139। ये बढ़ गए 10 सालों में, ठीक है, 10 सालों में 1 किलोमीटर में 139 व्यक्ति बढ़ गए। समझो आप जनसंख्या किस रेट से बढ़ गई। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले घटते क्रम में, ये हमेशा क्वेश्चन यहाँ से आता है और कंफ्यूज करता है। तो सबसे ज्यादा घनत्व गाजियाबाद में है, उसके बाद वाराणसी में और तीसरे नंबर पर लखनऊ में। कानपुर का कहीं नाम इसमें नहीं है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले तो सबसे कम ललितपुर में है, फिर सोनभद्र में और फिर हमीरपुर में। अब साक्षरता दर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता 67.72 है, ये 2011 के अनुसार है, ठीक है। 2021 में डाटा चेंज होगा, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि बहुत न्यूनतम 100 में मात्र 67 लोग पढ़े लिखे हैं। जहां पे इतने सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, शिक्षा से दूर जा रहे लोग, इतने सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान और वो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं सरकार में, फिर भी हम 100 में से कितने लोगों को शिक्षा दे पा रहे हैं? 67 लोगों को। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन 67 लोगों में 50% लोग ऐसे हैं जिनको साक्षर इसलिए माना गया है कि वो अपने साक्षर की डिफिनेशन यहाँ पे ये है कि सिग्नेचर कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं? अपने सिग्नेचर कर लेते हैं या थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, ABCD जानते हैं, तो उनको हम क्या मानते हैं कि वो भारत में साक्षर, उत्तर प्रदेश के साक्षर लोग हैं। ऐसे लोगों को मिला के भी अब कितना हो पाया? 67 या मान सकते हैं 68, ठीक है। 2021 में जब जनगणना हुई है तो कुछ परसेंट इसका बड़ा होगा, मेरे अनुमान ये 83 के आसपास होना चाहिए, लेकिन देखते हैं। इसके उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता आपकी है 77.30। इसका मतलब लगभग पुरुष जो है घर में वो 77% पढ़ाए जा रहे हैं। सभी सोचते हैं कि लड़की को पढ़ा लो, लड़की को मत पढ़ाओ। आजकल लोगों का ट्रेंड क्या है कि लड़के को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, लड़की को खराब स्कूल में पढ़ाओ, या लड़के अगर 4 हैं तो लड़कों को पढ़ाओ, लड़की को ना पढ़ाओ। इस कारण से लड़कियों का साक्षरता कितना है? मात्र 57,
महिलाओं से लगभग 20 का अंतर है। 100 में से 20 महिलाएं कम पढ़ती हैं पुरुषों की अपेक्षा, जिनको कभी बोल सकते हैं पुरुष मुंह में, लड़के के मुंह में उनको शिक्षा से दूर रखा जा रहा है। जबकि महिला का पढ़ना पुरुष की पढ़ने की अपेक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक महिला अगर साक्षर होगी तो वो 2 घरों को आपको साक्षर बना सकती है, क्योंकि एक तो जहाँ पे वो रहती है, दूसरा जहाँ पे उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, ठीक है, तो बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे सकती है। लेकिन समाज ने ऐसा बना रखा है कि महिलाओं को पढ़ाना चाहते, जो लड़कों का मोह है वो हमारे समाज पे बहुत ज़्यादा हावी है, क्योंकि उनका कुल नहीं चलेगा, उनका वंश नहीं चलेगा, उनके वंश में लड़के अगर पढ़ेंगे नहीं तो ये नहीं होगा, और महिलाओं पे वो बहुत ही डाउन है। तीसरा हमारा जो है 2011 से औसत साक्षरता में वृद्धि कितनी दिखाई दी है? 1 से 11 में हुई है 11%। 2001 की अपेक्षा 11% बढ़ी है, ठीक है। पुरुष एवं महिला साक्षरता में अंतर भी बता दें तो 20 के लगभग का है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया। सबसे शिक्षित जिले कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया। आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं औरैया को लेकर, ठीक है, क्यों कंफ्यूज होते हैं कि औरैया को आप पिछड़ा जिला मानते हैं। ऐसा लोगों में भी होता है कि औरैया एक पिछड़ा जिला है, लेकिन औरैया साक्षरता में पिछड़ा नहीं है। इसका कारण यहाँ पे एक तो एनटीपीसी है, ठीक है, तो जहाँ पे कुछ पढ़े लिखे लोग जाते हैं तो वहाँ पे पढ़ाई का माहौल अपने आप अच्छा हो जाता है। तो औरैया, आपको ध्यान रखना कि औरैया साक्षरता के मामले में तीसरे नंबर पे है, वो पिछड़ा हुआ नहीं है। सबसे कम साक्षरता वाले जिले तो सबसे पहले श्रावस्ती, फिर बहराइच और फिर बलराम। ये मैंने आपको बताया कि देखो एक तरफ होंगे नेपाल से लगे हुए हैं, ऐसे यहाँ पे बहराइच, श्रावस्ती और बलराम, तो ये जो जिले हैं ये आपके सबसे कमजोर जिले हैं। यहाँ का कारण क्या है? एक तो यहाँ की शारदा नहर, ठीक है, दूसरा लोगों के पास कम संसाधन, और तीसरा सरकारों का ऐसी जगह पे कम योगदान। सरकारें हमेशा उस जगह पे काम करना पसंद करती हैं जहां से उनको वोट का फायदा हो, जहां से उनके राजस्व का फायदा हो, जहां से उनको पैसे का फायदा हो। वो उन जगह को डेवलप ही नहीं करना चाहती हैं जहां से उनको संसाधन कम प्राप्त होते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो। सब सरकारें आपको बड़े बड़े डींगे हाँकती हैं कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन आप जब जाएं बहराइच, कभी आप बहराइच जाएं और बहराइच के गांव में आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहां की जो हालत है गांवों की इतनी दयनीय है कि अगर आप थोड़ा सा भी आपके अंदर भावनाएं हैं तो आप वहां पे जाके व्याकुल हो जाएंगे कि सरकारों ने ये दे रखा है, लोगों के पास रोडें नहीं है, लोगों के पास आने जाने का साधन नहीं है। वही सरकारें जो लोकसभा विधानसभा में बैठ के बड़ी बड़ी वो बातें करती हैं, जब ऐसे जिलों में लोगों के पास घर नहीं है, बाढ़ में लोग वहाँ बाढ़ जाती है, उससे बचाव के लोगों के पास सिस्टम नहीं है, उनको सौर ऊर्जा नहीं प्रोवाइड करा पाएगी, कम से कम वो बाढ़ में लाइट जला लें। आप उनको 1 लीटर मिट्टी का तेल देते हैं, जब उनके यहाँ बाढ़ आती है तो आप उनको 1 लीटर मिट्टी का तेल दे देते हैं कि वो जलाएं। 1 लीटर मिट्टी का तेल 1 रात में जल जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए सिर्फ सरकारें अपना वो करती हैं, लेकिन धरातल पे कोई कार्य नहीं किया। और इसी कारण है कि आप ये 4 सालों से, 10 सालों से, 50 सालों से आप इनको पढ़ रहे हैं। 2021 की भी जनगणना हो जाएगी, लेकिन इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब इनमें परिवर्तन कुछ भी नहीं आएगा, ये बेचारे वैसे कमजोर रहेंगे, क्योंकि इन पे कोई भी इनकी तरफ देखता ही नहीं है। जो इनके खुद के नेता हैं वो भी इनको देखते नहीं हैं, वो सिर्फ अपना पेट पालते हैं। क्योंकि सब नेताओं को, सरकारों क्या है कि जितना आप अनपढ़ रहेंगे उतना सरकार का फायदा होता रहेगा, इसलिए कोई किसी पे ध्यान नहीं देगा। इसके बाद आगे चलते हैं। लिंगानुपात, उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 2011 के अनुसार 912। इसका मतलब है 1000 लोगों पे 912 महिलाएं। कितनी महिलाएं कम है? 88 महिलाएं कम है। 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश लिंगानुपात वृद्धि कितनी हुई? 14।
ठीक है, 1 से और 2011 के बीच में कितने बढ़ गए, 14 अंक बढ़ गए। इसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले वो होंगे जौनपुर 1000 लोगों पे 1000 पुरुषों पे 1024 महिलाएं, आजमगढ़ 1019 और देवरिया में 1017। न्यूनतम लिंगानुपात, जहां पे शिक्षा कम होगी वहां पे लिंगानुपात ज्यादा है, जहां पे शिक्षा ज्यादा है वहां पे लिंगानुपात कम हुआ है। इसका एक कारण रहा है भ्रूण हत्या। इसका क्या कारण रहा है, भ्रूण हत्या। पढ़े लिखे लोगों को महिलाओं से ज्यादा दिक्कत होती है और वो भ्रूण हत्या को ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। सरकार ने बहुत सारे रोक लगा रखी है, बहुत सी चीजें कर रखी है, लेकिन फिर भी भ्रूण हत्या रोक नहीं रही है। तो गौतम बुद्ध नगर में 851, हमीरपुर और बागपत में 861, कानपुर नगर, बांदा और मथुरा में 863। शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं 0-6 वर्ष की 902 ही है और भी कम हो गई। ठीक है, शिशु लिंगानुपात क्या होगा, और भी कम हो गया। 2001 में 916 था, अब कितना कम हो गया, 14 कम हो गया, तो कितना बचा, 902। 2021 में 70 कम। सर्वाधिक सबसे कम शिशु लिंगानुपात जिला कौन सा है, बलरामपुर और बागपत। 10 की वृद्धि 2001 से 2011 के दौरान औसत 10 की वृद्धि कितनी हुई, 20.23। ठीक है, औसत 10 की वृद्धि 10 सालों में कितनी संख्या बढ़ गई, 20। 2001 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि 1 क्योंकि 10 सालों का होता है तो उसको डिवाइड करेंगे तो 1.85% कैसी हुई है, वार्षिक वृद्धि हुई है। 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि में गिरावट कितनी हुई है, 5.62। 2001 के दौरान पुरुषों और महिला वृद्धि दर क्रमशः, तो पुरुष बढ़े 19.31 और महिलाएं बढ़ी हैं 21.23, जो हमारे लिए कुछ शुभ संकेत हैं। इसके बाद सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले, तो गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक वृद्धि गाजियाबाद ने की और श्रावस्ती ने की। इन दो पर वृद्धि करने का कारण क्या है, संसाधन। यहाँ पे संसाधन है, लोग यहाँ से जाके वहां बसना चाहते हैं, अच्छे स्कूल हैं, अच्छे कॉलेज हैं, अच्छी ऑफिसें हैं, जहाँ वो नौकरी करना चाहते हैं। और श्रावस्ती ये बढ़ने के कारण है अशिक्षा। श्रावस्ती में क्यों बढ़ रही है, अशिक्षा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बढ़ने का कारण क्या है, यहाँ पे लोग संसाधन ढूंढने, अपने घर की रोजी रोटी चलाने, कमाने गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जाते हैं, क्योंकि यहाँ फैक्ट्रियाँ और ये सब चीजें ज्यादा है। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जिले कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत। इसके बाद आपकी बात करते हैं अनुसूचित जातियां। ये आजकल बहुत चर्चा में भी है, पता ही आपको होगा कि डेली इसी पे चर्चा हो रही है। कभी कोई राहुल गांधी की जात पूछ लेता है, कभी कुछ ऐसा हंगामा सरकारें करती रहती हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जात का प्रतिशत कितना है, 20.69 अनुसूचित जाति। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या राज्य उत्तर प्रदेश की है। पूरे देश की 16.6% एसटी कास्ट के लोग कहाँ रहते हैं, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या जिला कौन सा है, सीतापुर। कौन सा जिला है, सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। सबसे कम अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ हैं, बागपत में। सबसे कम कह सकते हैं या नील भी कह सकते हैं, यहाँ पे लगभग नील के बराबर रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं। अनुसूचित जनजातियां, जनजातियां मतलब एसटी। ठीक है, तो एसटी के मामले में उत्तर प्रदेश में बहुत कम जनजातियां हैं। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना, 0.6%। कितना, 0.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र। सबसे ज्यादा जनसंख्या एसटी लोग यहीं पे रहते हैं, सबसे कम बागपत में रहते हैं। यहाँ पे एससी भी कम है और एससी भी कम है और एसटी भी कम है। ठीक है, प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहे जिले अयोध्या और जालौन, यहाँ पे कुछ भी नहीं। अयोध्या जालौन में कोई भी एसटी समुदाय के व्यक्ति नहीं रहते हैं, जबकि ये भगवान राम की नगरी है, यहाँ पे एसटी होनी चाहिए लेकिन नहीं। ठीक है, स्लम जनगणना। स्लम का क्या होगा, स्लम का मतलब ऐसे लोग जिनके पास अपना घर नहीं है तो बिल्कुल मलिन बस्ती गंदगी में रहने को मजबूर लोग, उनको क्या बोलते हैं, स्लम। जिनके रहने की जगह का कोई भी पता नहीं है, कभी भी सरकार उसको गिरा सकती है,
कोई बड़ा व्यक्ति आके उस पर कब्जा कर सकता है। वो बेचारे बहुत ही दुर्गम स्थिति में जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो ऐसे देश की कुल स्लम आबादी में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? चौथा। स्लम आबादी भी है और सबसे ज्यादा कहाँ पे है? मेरठ में है। 2011 की जनगणना में देश की कुल आबादी में स्लम आबादी कितनी है? 9.5%। अगर पूरे देश में 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 9.5% लोग कैसे स्लम है। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी जिले कौन से हैं? तो मेरठ से ज्यादा, फिर आगरा, फिर कानपुर नगर। प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी का प्रतिशत कितना है? तो 3.12। 100 में 3 लोग स्लम आबादी के उत्तर प्रदेश में रहते हैं। धर्म आधारित जनगणना, तो धार्मिक जनसंख्या, तो सबसे ज्यादा आपको पता ही है कि भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हिंदू रहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे मुस्लिम, तीसरे नंबर पे सिख, चौथे नंबर पे ईसाई, पांचवें नंबर पे जैन और छठे नंबर पे बौद्ध। उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या में कौन रहते हैं? बौद्ध, और सबसे ज्यादा जनसंख्या में कौन रहते हैं? हिंदू। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक का प्रतिशत 20.30%। ठीक है, लेकिन ये जो अल्पसंख्यक है इनमें सिर्फ मुस्लिम नहीं है, इसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं है, इसमें ये भी सारे सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबको मिला के कितने? 20.30%। सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय कौन सा? तो सर्वाधिक लिंगानुपात ईसाई धर्म में है 950 और सबसे कम सिख धर्म में है 850। ठीक है, उसके बाद आपकी बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विरोध। उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ 20वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ? 20वीं शताब्दी में। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ। पटियाली वाले बाबा अभी हाल में सत्संग में भगदड़ मचने से कुछ लोगों की डेथ हो गई, तो पटियाली इसलिए करंट का क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है यहाँ से करंट क्वेश्चन आ जाए। तो कासगंज जिले में है, कलकत्ता के पास पड़ता है। तबला व सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो थे। बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया सुल्तान हुसैन सरकी ने जौनपुर ने। ठीक है, संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल नवाब वाजिद अली शाह के काल को पाया जाता है। बिस्मिल्लाह खां एवं मुमताज खान सेनाई वादक बनारस घराने के हैं। इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है कौन से घराने के हैं? बिंदा दीन, कोदाऊ सिंह, खुर्शीद अली खां, शंभू महाराज, दुर्जू महाराज कहाँ संबंधित है? लखनऊ घराने से। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूल नवाई, सरस्वती देवी, विद्याधारी की देवी, मोती, केसर आदि ठुमरी टप्पा गायिकाएं बनारस घराने की। झूला, होरी, फाक, लहुरिया, रसिया लोग भी संबंधित है ब्रज क्षेत्र से। इसमें से एक क्वेश्चन आता है किस क्षेत्र से संबंधित है? संस्कार गीत, सोहर, नटका, कव्वाली ये अवध क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। कथक नृत्य का प्रेरणा कौन माने थे? ठाकुर प्रसाद को। जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा? चौरसिया नृत्य। इसके बाद क्या आता है? जौनपुर के कहारों द्वारा नाम क्या है? चौरसिया नृत्य। ठीक है, कथक के लिए प्रसिद्ध घराने लखनऊ एवं वाराणसी। कथक के लिए प्रसिद्ध घराने कौन से हैं? लखनऊ एवं वाराणसी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य रामलीला, रासलीला और नौटंकी। उत्तर प्रदेश में कलिंजर का जिला बांदा में है। कलिंजर कहाँ पे है? कलिंजर का जिला बांदा में है। गंगा महोत्सव वाराणसी और प्रयागराज में मनाया जाता है। विश्व धरोहर में शामिल राज्य के 3 स्मारक फतेहपुर सीकरी, आगरा किला एवं ताजमहल विश्व स्मारक है। मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था आगरा। कन्नौजी भाषा का क्षेत्र कन्नौज, फरक्काबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कानपुर नगर, इटावा, औरैया, कानपुर देहात। फतेहपुर सीकरी में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल पूछा जाएगा किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती की दरगाह, जोधाबाई महल, जामा मस्जिद, दीवाने खास, पंचमहल, मरियम महल आदि। तुलसी स्मारक तुलसी जन्मस्थली राजापुर चित्रकूट में है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ बाराबंकी इंपॉर्टेंट। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे है? तो ललितपुर में है, इंपॉर्टेंट। श्रृंगी ऋषि मंदिर स्थित है श्रृंगी रामपुर में, फरक्काबाद में, इंपॉर्टेंट। और निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था बदायूं में। कहाँ पे हुआ था? बदायूं में। ठीक है, तो ये आपको
पढ़ने हैं। इसके बाद करते हैं शिक्षा की बात। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में लखनऊ में हुई। किसकी? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। उत्तर प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज में 1982 में आया। प्राथमिक शिक्षा एक स्कूल चलो अभियान 2011-1 में इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995। साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन की शुरुआत 2009। प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय 6, 4 सामान्य, 1 कृषि, 1 विमान। ठीक है। प्रदेश का कुल सबसे पुराना विश्वविद्यालय प्रयागराज विश्वविद्यालय 1887। ठीक है। तो आज के लिए आपके क्लास में हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम आपको कल बात करेंगे इसके आगे के उत्तर प्रदेश के जो भी चीजें आपकी छूट गई। लेकिन उत्तर प्रदेश का पेपर, उत्तर प्रदेश के संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। और दूसरा ये है कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इससे 5 से 7 क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है। जो आपके जीएस में, जो आपके 37 नंबर की जीएस है उसमें 7 क्वेश्चन आपको हो सकता है उत्तर प्रदेश से मिल जाए। और अगर ऐसा होता और आप उसे कर ले गए तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।